Good morning, students. In class 12th, today we will discuss the next topic potential at a point due to an electric dipole. तो आज हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V की वैल्यू को फाइंड आउट करना है एट ए पॉइंट। हम मान लेते हैं कि कोई भी हमारे पास एक पॉइंट P है और किसके कारण है ये, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डाइपोल है ए से बी तक, जिसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज है। तो इस डाइपोल के कारण पी के ऊपर जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वी, उसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा डाइपोल है इसका जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, तो उसको हम ओ से नोट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम P से जो मान लेते हैं यहाँ के सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज आर। आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और मान लेते हैं कि जो A से P तक की जो डिस्टेंस है दैट इज R1, B से P तक की जो डिस्टेंस है दैट इज R2। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो ये R है, पोजीशन वेक्टर R है, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। ठीक है, अगर ये थीटा है तो इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो अब देखो हमें कैसे सोल्व करना है इसको। तो मान लेते हैं कि जो नेट पोटेंशियल एट पी ड्यू टू द डाइपोल इज गिवन बाय, तो जो नेट डाइपोल है, नेट पोटेंशियल है, वो किसके इक्वल होगा, V इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट B, यानी जो B पॉइंट के कारण, यानी प्लस क्यू चार्ज के कारण P पर जो पोटेंशियल होगा वो वैल्यू, और प्लस में जो माइनस क्यू चार्ज है A पॉइंट पर, इसके कारण जो P पॉइंट पर पोटेंशियल होगा वो वैल्यू। ठीक है, तो दोनों का हम ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ V इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट B प्लस में पोटेंशियल एट पॉइंट A। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पोटेंशियल आपको पता है B पर पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो क्यू बाई में 4πr2 ये आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल की वैल्यू को अब कई बार हम सोल्व कर चुके हैं। पोटेंशियल होता है क्यू बाई 4πε0r। अब r की जगह यहाँ पर r2 है तो आप r2 रख दोगे, माइनस, तो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है तो ये प्लस के कारण इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्यू बाई 4πε0r1। ठीक है, तो ये अब डिस्टेंस देखो यहाँ पर r1 दी गई है ए पॉइंट पर, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, तो क्यू दोनों में कॉमन है, बाहर रखा, 4πε0 कॉमन है तो बाहर रखा, इनटू में 1/r2 माइनस 1/r1। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखो जो R2 और R1 है इनकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, R2 और R1। ठीक है, इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो ये R लेंथ है इसको हम आगे तक एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, अगर हम A से C एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें इसके ऊपर, PO जो एक्सटेंडेड लाइन है इसके ऊपर, ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि जो R1 है अब किसके इक्वल है, PC के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है जो R1 है, जो पहले क्या था, AP की इक्वल था, तो अब वो किसके इक्वल है, CP, यानी C से P के इक्वल है। तो हमने कह दिया जो AP है वो नियरली इक्वल है CP के। ठीक है, तो अब जो CP की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, CO या OP प्लस में OC, OP प्लस में OC। ठीक है, तो यहाँ पर O से P तक की वैल्यू हमें पता है R के इक्वल है, और प्लस में अब हमें OC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो OC की वैल्यू निकालने के लिए देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है ACO, ACO। ठीक है, अगर ACO के अंदर OC की वैल्यू निकालनी है, और नॉन साइड कौन सी, हमें OA की वैल्यू पता है, क्योंकि हमें पता है डाइपोल की लेंथ कितनी होती है, 2A। डाइपोल की लेंथ क्या होती है, 2A, ये लेंथ होती है डाइपोल की। ठीक है, तो उसका हाफ कर देंगे तो A। अगर हमें एक साइड पता है, एक एंगल पता है, तो दो साइडों को हम निकाल सकते हैं। तो OC की वैल्यू क्या होगी, नॉन साइड,
ठीक है, अननोन साइड बाई में नोन साइड, तो ये जो रेशो बनेगा दैट विल बी कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ सी बाई में ए, क्योंकि ओ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास ए, क्योंकि हाफ करेंगे उस डाइपोल का, 2a लेंथ थी तो उसका हाफ क्या बचेगा ए, तो यहाँ पर ये ओ सी की वैल्यू आ जाएगी ए कोस थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रख दिया ओ सी की वैल्यू को ए कोस थीटा। तो अब हमें R1 की वैल्यू पता चल गई। सिमिलरली हम R2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो R2 की वैल्यू क्या होगी, R2, तो ये R2 क्या है, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाल दूँ तो यहाँ पर जो BP है वो किसके इक्वल होगा, DP के इक्वल होगा नियरली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो टोटल वैल्यू थी हमारे पास O से P तक की वो R थी। अब R में से OD की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो अगर ये A कोस थीटा ही है तो ये लेंथ भी A कोस थीटा ही होगी जब आप सोल्व करके देखोगे। ठीक है, तो R माइनस A कोस थीटा हो जाएगी R2 की वैल्यू, R माइनस A कोस थीटा हो जाएगी R2 की वैल्यू। ठीक है बेटा, अब हमें R1 और R2 दोनों वैल्यू पता है। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो V की वैल्यू क्या होगी, इसमें Q/4πε0। R2 की वैल्यू हमने क्या की, यहाँ से R माइनस A कोस थीटा रख दी, माइनस में R1 की वैल्यू 1/R प्लस A कोस थीटा रख दी हमने। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमें सोल्व कर देना है। पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके जो भी वैल्यू कट होगी उसको कट कर देंगे, जो बचेगी वो हमारा आंसर होगा। अब देखो इसके अंदर v इज इक्वल टू Q/4πε0, हमने क्या किया, एलसीएम लिया, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला लगा के हमारे पास ये वैल्यू आएगी। फिर हमारे पास ये आर प्लस ए कोस थीटा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस में ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आर प्लस का है, आर माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा 2a कोस थीटा, और बाय में आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू एज इट इज है। अब हमें पता है जो लेंथ ऑफ डाइपोल इनटू में चार्ज किसके इक्वल होता है, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या होगी पोटेंशियल की, तो इसकी जगह मैं P रख देता हूँ, और साथ में क्या था कोस थीटा, और बाय में 4πε0 R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, दैट विल बी आवर पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। ओके, क्लियर बेटा। अब देखो नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई भी चार्ज है, प्लस चार्ज हो सकता है, माइनस हो सकता है। अगर हम उससे कुछ डिस्टेंस पर एक सर्कल ड्रा कर दें तो वो सर्कल का जो सरफेस होगा वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल होगा। वहाँ पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो यहाँ पर देखो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसको हम कह सकते हैं कि हमने अभी डिफाइन किया है, तो हम कह सकते हैं एनी 2 और 3 डायमेंशनल सरफेस, कि वो 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी, एक सर्कल भी हो सकता है और एक स्फीयर भी हो सकता है। ठीक है, ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू क्या होगी Q/4πε0R। अब हम कई बार इसको सोल्व कर चुके हैं, तो ये हमारे पास ये वैल्यू होती है पोटेंशियल की, क्योंकि इसमें R की वैल्यू देखो, चार्ज सेम है सेंटर पे, ये 4πε0 कॉन्स्टेंट है, R की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, क्योंकि सर्कल के लिए एक R की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल भी हर पॉइंट पर सेम होगा। अगर इस सर्कल पे मैं किसी भी पॉइंट पर देखूँ पोटेंशियल विल बी सेम। ठीक है, तो ये क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। नंबर 1 है नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि अगर मैं इस सर्कल के ऊपर एक चार्ज को ए पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक लेके जाऊंगा तो वहाँ पर वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0। बिकॉज क्योंकि पोटेंशियल को हमने पढ़ा था, पोटेंशियल क्या होता है, VB माइनस VA किसके इक्वल होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B, किसके इक्वल होता है, बाय में टेस्ट चार्ज। तो ये हमने सबसे पहले प्रूव किया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए पोटेंशियल जो B पर होगा उतना ही पोटेंशियल A पर होगा, तो ये दोनों सेम होंगे, तो सेम में से सेम गया तो माइनस ये क्या बचेगा, 0।
तो यहाँ पर हमने लिख दिया वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी बाय में टेस्ट चार्ज, ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0 इंटू समथिंग 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि चार्ज तो वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू ही 0 है, तभी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो हमें ये प्रूफ करना पड़े तो हम प्रूफ भी करके बता सकते हैं कि जो नेट वर्क डन है वो क्या होगा, 0 ओवर ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इज एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि हमारे पास अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी पड़े तो वो क्या होगा, हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा सरफेस की। ठीक है, तो ये जो सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में? तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमें पता है कि जब हम एक टेस्ट चार्ज को मूव करवाते हैं एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एल के लिए, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, डी डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, ई डॉट डी एल। अगर यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड भी और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी दोनों वेक्टर फॉर्म में है, तो दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट है तो एंगल क्या होगा, कोस थीटा। लेकिन हमें पता है वर्क डन क्या होता है, 0, तो ये वैल्यू 0 होगी तो किसके इक्वल होगी, ई डी एल कोस थीटा। तो हमने रख दिया ई डी एल कोस थीटा किसके इक्वल, 0 के। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ दोनों ही 0 नहीं हो सकती, इसका अर्थ है कि यहाँ पर इन तीनों का प्रोडक्ट ई का, डी एल का और कोस थीटा, इन तीनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर 0 होगी। लेकिन हमें पता है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता, ना ही लेंथ एलिमेंट 0 हो सकता। इट मीन्स कोस थीटा की वैल्यू 0 है, तो कोस थीटा 0 होगा। तो कोस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, ओके बेटा, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ पर जो एंगल होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है ये भी, कि कोई भी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर दे विल इंटरसेक्ट या इफ दे विल डू सो देन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या टू वैल्यूज, यहाँ पर वैल्यूज लिख लेना, टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट के ऊपर दो वैल्यू होंगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जो कभी भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है बेटा, तो काफ़ी इजी लेक्चर है आज का, तो अच्छे से तैयारी करना बेटा। ठीक है, ओके।